हेलो 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 माय लवली स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी फीमेल सुपरवाइजर में जितनी भी आपकी स्पेशलाइजेशन के कोर्स में स्कीम्स हैं, वो सारी स्कीम्स। तो प्रॉमिस पूरा करने का टाइम आ गया है। आज से आप लोगों की स्कीम्स की एक नई सीरीज जो है वो शुरू होने वाली है। एंड सबसे बड़ी बात जो मैं इसमें आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैंने अभी स्कीम पढ़ाई, आज स्कीम पढ़ाई है तो आज ही शाम को इसकी लाइव क्लास होगी यूट्यूब पे, बिल्कुल फ्री, जिसमें मैं सेम वीडियो लेक्चर के आपको एमसीक्यूज पूछूंगी। तो आप लोगों को भी पता लग जाएगा कि आप लोगों को क्या आ रहा है उसमें। जैसे कि आज अगर ये वीडियो जो है ये अभी अपलोड हो रही है तो शाम को इसका लाइव सेशन जो है वो यूट्यूब पर आ जाएगा, जिसमें आप अटेंड कर सकते हैं वो सारे एमसीक्यूज जो इन स्कीम्स के अकॉर्डिंगली बन सकते हैं। तो बहुत मेहनत से मैं ये आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, तो प्लीज कोशिश करना कि जितना जल्दी हो सके इसको ग्रैब करो और इसको समझने की कोशिश करो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हमारी स्कीम जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज योर ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी स्कीम। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जो है वो भी दे सकते हो कि आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं। तो शुरू करते हैं। कहते हैं कि मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011, ठीक है, 2011 में जो सेंसस हुए थे उसके अकॉर्डिंगली 8.6% पॉपुलेशन जो है वो इंडिया की वो किस में आती है, एल्डरली पॉपुलेशन में आती है। अगर कोई आपसे पूछे कि एल्डरली पॉपुलेशन किसको कहा गया है, तो नेशनल एल्डरली पॉलिसी के अकॉर्डिंगली जो भी पर्सन 60 साल का हो गया है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी एज 60 प्लस है उसे एल्डरली कंसिडर किया जाएगा। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली कितने लोग, कितनी पॉपुलेशन हमारी एल्डरली है, दैट इज 8.6%। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कमीशन ऑफ पॉपुलेशन 2011 में 9.9% के क्लोज थी, ऑब्वियसली 8.6%, तो अप्रोक्सीमेटली हम 9% इसको कह सकते हैं। इन्हीं पॉलिसी के अकॉर्डिंगली या इस कमीशन के अकॉर्डिंगली ऐसा माना गया है कि ओल्ड एज पॉपुलेशन जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि 2036 तक ये कितनी हो जाएगी भाई, 18% हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो कि एक कंप्लीट 10% का चेंज आ जाएगा 2036 तक। देखो इसके बहुत सारे रीजन है। एक तो हेल्थ सेक्टर भी हमारा इतना ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। पहले जो ओल्ड एज लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिल रही थी, अब उन लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज मिल रही हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग देखोगे कि इतनी सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लाई हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उन लोगों को कोई खाने की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पैसों की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, पहनने की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो वो जी भी ज्यादा रहे तो दैट्स अ गुड थिंग, राइट। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली 8.6% देश की पॉपुलेशन जो है वो एल्डरली है। एल्डरली कौन लोग होते हैं, जो भी इंसान आपका 60% से मतलब 60 साल से ऊपर का होएगा वो आपका एल्डरली में कंसिडर होगा। और नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली ये जनसंख्या जो है या ये बुजुर्ग लोगों की संख्या जो है वो इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि 2036 के आने तक 18% जो है वो ये बढ़ जाएगी, ठीक है। अब ये पॉजिटिव पॉइंट भी है और ये नेगेटिव पॉइंट भी है। नेगेटिव पॉइंट क्यों है, ऑफलाइन क्लासेस में बहुत बार डिस्कस भी कर चुकी हूँ मैं इस चीज को, आप भी बता सकते हो। तो ये एक हमारे पास डेटा है, उसके अकॉर्डिंगली क्या है कि आज से 30 साल के बाद, आज से 30 साल के बाद, ठीक है, अभी अगर मैं 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली देखूं तो 104 मिलियन लोग जो हैं वो एल्डरली में आते हैं, लेकिन कहा गया है 2050 तक 300 मिलियन लोग जो हैं वो आपके एल्डरली में कंसिडर्ड होंगे। एल्डरली पॉपुलेशन इंडिया की इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि वो मैक्सिको और रशिया की पॉपुलेशन के बराबर है। मतलब कि हमारे यहाँ के सिर्फ बुजुर्ग ही अगर हम इकट्ठा करें तो वो आपके रशिया और मैक्सिको के पॉपुलेशन के जितने हैं। तो आप लोग इतना समझ सकते हो कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है कि सिर्फ बूढ़े लोग ही रशिया और मैक्सिको की पूरी पॉपुलेशन को टक्कर दे रहे हैं। तो काफी खतरनाक बात है ये। चलो, द 2015 पॉपुलेशन ऑफ एल्डरली विल बी क्लोज टू द पॉपुलेशन ऑफ यूएस, मतलब कि 2050 में जब पॉपुलेशन आएगी तो वो इतनी पहुंच जाएगी, ठीक है। ये एक डेटा था। अब देखो हमारा टॉपिक क्या है, हमारा टॉपिक है स्कीम्स के बारे में पढ़ना, ठीक है। ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रोडक्शनरी
हो जाता है कभी कभी। ये तो इंट्रो पार्ट था जिसमें हम लोगों ने ये सीखा कि पॉपुलेशन कितनी है, राइट। अभी हमारा पार्ट है कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसकी मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जो गवर्नमेंट ने लाई हैं, और वो कौन सी स्कीम्स हैं जिनके ऊपर आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं। इस पूरे की पूरी वीडियो में आपको वो सारी स्कीम्स जो है वो मिल जाएंगी। अगर कोई मुझसे छूटी तो वो मैं पार्ट 2 में भी लेकर आ जाऊंगी। एंड दूसरी चीज, इसके ऊपर जो एमसीक्यूज हैं वो अभी आपको थोड़ी देर के बाद मिल जाएंगे। चलिए जी, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 सीक्स टू मेक इट। अच्छा, हमारे पास कुछ लॉज, कुछ कानून भी बने हुए हैं। ये कानून आपको क्या बताते हैं कि भाई अगर कभी किसी भी सीनियर सिटीजन को कोई प्रॉब्लम आती है तो गवर्नमेंट ने कुछ लीगल बैकअप्स रखे हुए हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम इस कानून के बदौलत मतलब या इस कानून के जरिए उसको पनिशमेंट दे सकते हैं। समझ में आया? फिर से सुन लो। लीगल बैकिंग का मतलब क्या है कि भाई अगर कभी किसी भी बुजुर्ग को कोई प्रॉब्लम आती है, कोई परेशानी आती है, तो हम जो जब देश इंडिया की जो सरकार है वो इन एक्ट्स के जरिए उस प्रॉब्लम देने वाले व्यक्ति को पनिश कर सकती है। ठीक है, इसी के साथ साथ इसमें यह बताया है कि एल्डरली लोगों के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। जरूरी तो नहीं है कि हर बारी दिक्कत हो, कभी कभी खाने की भी दिक्कत हो सकती है ना, सिर्फ मार कुटाई की दिक्कत नहीं हो सकती है। तो इसमें यह भी बताया है कि उनको किन किन मतलब उनको क्या क्या एड्स दी जाएगी। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद जहन में रखनी है और ये याद करनी है। पहली बात, हमारे पास एक एक्ट आता है जिसका नाम है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट। लेट मी रिपीट दिस, द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, जो आपका कब आया था? 2007 में। इसमें क्या किया गया था? इसमें ये लीगल कर दिया गया था कि जितने भी चिल्ड्रन हैं या जितने भी आयर्स हैं, दैट मींस वारिस जो हैं, वो क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स और सीनियर सिटीजन की मतलब उनको आप एक किस्म से ऐसे कह सकते हो कि उनकी देखभाल करेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? ये लीगल कर दिया गया था। कौन से एक्ट के जरिए? 2007 के जरिए। ठीक है, अभी ये जब एमसीक्यूज आएंगे शाम को तो आपको मिलेगा ऐसा एमसीक्यूज उसमें। ठीक है, दूसरा क्या लीगल बैकिंग है? ये तो पहले लीगल बैकिंग है कि एक ऐसा एक्ट बनाया गया 2007 में जिसका नाम था मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन, जिसमें ये लीगल कर दिया गया कि जितने भी बच्चे हैं या जितने भी वारिस हैं वो बुजुर्गों का ख्याल रखेंगे। दूसरा क्या किया गया? हमारे डीपीएसपीज हैं। ठीक है, डीपीएसपीस क्या होते हैं? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपीस का मतलब क्या है भाई? एक आपके होते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स क्या है? जो इम्पोज के मतलब अगर आपका राइट इन्फ्रिंज हो रहा है तो आप उसको लेके कोर्ट में जा सकते हो। आप उसके खिलाफ मतलब कोर्ट के पास जा सकते हो, सरकार के पास जा सकते हो कि भाई मुझे मेरे जो अधिकार हैं वो नहीं मिल रहे। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में क्या होता है? ये वो सारी चीजें हैं जिसमें सरकार जो है वो स्टेट को ये सजेशन देती है कि आप जब भी कभी कोई कानून बनाएंगे तो इन चीजों को ध्यान में रखकर बनाएंगे कि इन चीजों पे कोई हानि ना हो। और डीपीएसपी ऐसा रखा गया था कि हर एक स्टेट जो है वो इतनी काबिल नहीं थी कि हर एक डीपीएसपी को राइट बना दिया जाए। तो डीपीएसपी आप ऐसा समझ सकते हो कि वो आने वाले राइट्स हैं आपके। ठीक है, क्योंकि अभी काम हो रहा है, जितने ज्यादा सोर्सेस होंगे हम उतना ज्यादा उस पर काम करेंगे। तो डीपीएसपी में आर्टिकल जो 41 है या आर्टिकल जो 46 है वो क्या करता है? एल्डरली लोगों के लिए रखा गया है। तो पूछ सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसकी वजह से आप एल्डरली लोगों के लिए भी उसमें सुविधाएं जो है वो प्राप्त की गई हैं? दैट इज आर्टिकल 41 एंड 46। ऑल्दो इट्स अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सो दिस इज नॉट एनफोर्सेबल। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ये करना ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव एक हमारी मॉरल ड्यूटी हो जाती है, हमारी एक ऑब्लिगेशन हो जाती है कि भाई इसके मतलब कोई भी ऐसा कानून ना बनाया जाए जिसमें इनको कोई दिक्कत आए। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, और क्या क्या लीगल बैकिंग है? एक है सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट 1956, जिसमें ये ऑब्लिगेटरी बना दिया गया है कि वो अपने जो एज्ड पेरेंट्स हैं भाई उनकी देखभाल करें। फिर से सुन लो, सेक्शन 20 ऑफ हिंदू मैरिज एंड अडॉप्शन एक्ट जिसमें ऑब्लिगेटरी बनाया है एज्ड पेरेंट्स। जो आपका 2007 वाला था उसमें सीनियर सिटीजन भी हैं, मतलब उसमें पेरेंट्स नहीं है सिर्फ। जो सेक्शन 20 वाला है इसमें पेरेंट्स हैं सिर्फ। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। चलिए, अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एल्डर पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर चिल्ड्रन। इंपॉर्टेंट है कि किस धारा के अंतर्गत जो आपके बच्चे जो पेरेंट्स हैं
वो कोर्ट में जा सकते हैं कि हमें अपने बच्चे से मेंटेनेंस चाहिए, हमारा खर्चा नहीं चल रहा, हमारे बच्चे को बोलो कि हमारा खर्चा चला है, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एल्डर पेरेंट्स जो हैं वो अपनी मेंटेनेंस जो है वो बच्चों से ले सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो किसी भी कोर्ट में जाकर इस चीज के बारे में अपील कर सकते हैं कि भाई ऐसा नहीं हो रहा, पैसा वैसा दिला दो। तो समझ में आ गया। कल को जब बड़े हो जाओगे तो सोचना भी मत कुछ ऐसा गलत वलत करने की अपने पिताश्री या माताश्री के साथ, दिक्कत हो जाएगी काफी ज्यादा। वैसे करना ही नहीं चाहिए कभी ऐसा, बट कभी जहन में आए भी तो जस्ट इग्नोर इट। चलो जी, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्कीम्स। क्या स्कीम्स हैं, ठीक है। हो सकता है 2 पार्ट्स में वीडियो, जितना आज कवर होता है उतना करते हैं, देखते हैं कितना होता है। पहली स्कीम है नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन। एक ऐसी पॉलिसी है जो ओल्डर पर्सन के लिए है। क्या कहती है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 1999 में आई थी। पूछ लेगा कि कब आई थी, तो भाई 1919 में आई थी, सॉरी 1999 में आई थी, जिसमें क्या किया था, वेलबींग ऑफ ओल्डर पर्सन, ठीक है, वेलबींग ऑफ ओल्डर पर्सन। अच्छा, अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो जो स्पार्क इंस्टीट्यूट का इंक्वायरी नंबर है, आपको 66 वाला इसमें डाला होगा, थंबनेल में देख लेना, ठीक है। उसमें मैसेज करना है और बोलना है पूनम मैम के लेक्चर्स की पीडीएफ दे दो, प्रोवाइड हो जाएगी। हो सकता है एक दिन लग जाए, बहुत काम होता है, तो थोड़ा सा सब्र भी रखना है, ठीक है। तो फिर से सुन लो, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन कब लाई गई थी, 1999 में लाई गई थी। और इसमें क्या कहा गया था, इसमें जितने भी बुजुर्ग लोग हैं उनकी एक इंश्योर किया गया था कि भाई आपकी सुरक्षा की जाएगी, आपके जो ख्याल रखा जाएगा आपका, ठीक है। द पॉलिसी स्टेट सपोर्ट टू इंश्योर फाइनेंशियल एंड फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, शेल्टर दिया जाएगा, और जितनी भी बुजुर्ग लोगों की नीड्स हैं वो पूरी की जाएंगी, ठीक है। देखो एक चीज मैं बता देती हूँ, कुछ चीजें जो है वो आपको हर स्कीम में सेम मिलेंगी, तो सेम सेम वाली स्कीम्स को ज्यादा, मतलब जो सेम चीजें हैं ना उनको ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई चीज अलग से दिख रही है तो उसको जरूर हमें पकड़ना होता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे सपोज 1999 में अगर यही आई है तो यही आई है ना भाई, तो इसको पढ़ना है, इसको याद करना है। अब इंश्योर वेलबींग बहुत सारी करेंगी, ठीक है, आगे देखोगे, ठीक है। तो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन। अगली स्कीम चलते हैं, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। राष्ट्रीय वयोश्री योजना, RVY। अब ये क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। किसने फंड की है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस होल स्कीम। किसने वो करी है, दिस इज सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, ठीक है। तो किसने लाई है ये भाई, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। पूछ सकता है कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना इज फंडेड बाय होम, या जो भी आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। तो जस्ट कीप दिस इन माइंड कि दिस स्कीम इज फंडेड बाय सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या किया जाता है, ये पॉइंट भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें कहा गया है कोई भी सीनियर सिटीजन जो बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, फिर से सुन लो, कोई भी सीनियर सिटीजन जो बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करता है, या जिसकी इनकम 15,000 रुपए से कम है, या तो बीपीएल से है उसको तो मिलेगी, या सपोज कोई बीपीएल मतलब जिसकी जो इनकम है वो 15,000 रुपए से कम है, और उसको एज रिलेटेड कोई भी डिसेबिलिटी है, लो विजन है, हियरिंग इंपेयरमेंट है, दांत भी चले गए हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, ठीक है, ऐसा कुछ भी है, तो उसको इस स्कीम के अंडर हम क्या करेंगे, एड, और उसको मतलब उसके रहने की चीजें जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड, इसने ये स्कीम फंड करी है, पूछ सकता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड ने ये स्कीम लाई गई है। दूसरी चीज पूछ सकता है कि किन लोगों के लिए है, तो किन लोगों के लिए है, वो सारे बुजुर्ग लोग जो बीपीएल से है, या वो सारे बुजुर्ग लोग जिनकी महीने की आय जो है वो 15,000 से कम है, या वो सारे लोग जो एज डिसेबिलिटीज, लो विजन, हियरिंग इंपेयरमेंट, राइट, योर लॉस ऑफ टीथ, इन सारे लोगों के लिए ये स्कीम जो है वो लाई गई है। आई होप ये चीज इतनी सी क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। इसकी पुष्टि मुझे शाम को होगी जब इसके ऊपर एमसीक्यूज आएंगे, तो बी प्रिपेयर्ड। चलो, एल्डर लाइन सवाल बन सकता है। एल्डर लाइन क्या है, टेलीफोन के लिए लाइन बनाई गई है। क्या लाइन बनाई गई है, सीनियर सिटीजन के लिए। अच्छा, अब मेरे को ना एक बार कमेंट में बताना व्हाट इज पिंक पेट्रोल, अगर आप लोग, इफ यू आर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पिंक पेट्रोल बताना जल्दी से क्या है, ठीक है। चलो अभी ये पढ़ गए हैं कि नेशनल हेल्पलाइन बनाई गई है सीनियर सिटीजन के लिए। ये नंबर है, आपको अभी जरूरत नहीं है, लेकिन आपके किसी करीबी को या किसी नोन को जरूरत हो सकती है। और ये किसने मतलब मिनिस्ट्री ने किया था, कब किया था, 2021 में, 2021
21 में। तो एल्डर लाइन क्या है, एक ऐसा है जो सीनियर सिटीजन के लिए बनाया गया है ताकि सीनियर सिटीजन को सर्विस प्रोवाइड की गई। ये एक टोल फ्री नंबर है और इसमें यही कहा गया है कि भाई अगर कोई भी दिक्कत आती है हमें कॉल मिलाओ, हम आपकी जो है सारी मदद जो है वो करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतनी सी चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा, रखना भी मत, अगर है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, पहली कौन सी पढ़ी, पहली कौन सी पढ़ी, नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन, क्लियर है। ठीक है, 1999 में आई थी, शेल्टर वगैरह प्रोवाइड करेगी। दूसरी पढ़ी राष्ट्रीय वयोश्री योजना, सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड के द्वारा फंडेड है, 15,000 रुपए से कम जिनकी आय है या जो बीपीएल कैटेगरी से हैं उनके लिए है। तीसरी पढ़ी एल्डर लाइन, एल्डर लाइन क्या है, 2021 में स्टैब्लिश हुई थी, टोल फ्री नंबर है जिसमें कोई भी बुजुर्ग आदमी अगर उसको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी आती है तो वो इस नंबर पे कॉल करके अपनी परेशानी का समाधान जो है वो पा सकता है। चले आगे, अगला है अटल वायु अभ्युदय योजना। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी मैं बताती हूँ, सुन लो पहले। अटल वायु अभ्युदय योजना क्या कहता है, मिनिस्ट्री ने ये लॉन्च की गई, क्यों लॉन्च करी, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए जनरेशन में। ठीक है, स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए, इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, एक बार बताती हूँ, नॉर्मल भाषा में बता रही हूँ। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ऐसा रखा गया है कि ये स्कूल में इंफॉर्मेशन और एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, किस किस को, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल को, फैमिलीज को और ग्रुप्स को। क्या करेंगे, कुछ ऐसा एजुकेशनल मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन, कुछ ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे जिससे वो एजिंग के प्रोसेस को समझ सके। फिर से सुनो, अटल वायु अभ्युदय योजना क्या कहती है, ये कहती है कि इसमें कुछ ऐसे एजुकेशनल प्रोग्राम चलाए जाएंगे, इसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी जिससे क्या होगा, जितने भी चाहे वो कोई इंडिविजुअल है, कोई फैमिली है, कोई ग्रुप है, उसको ये बताया जाएगा कि ये एजिंग का प्रोसेस क्या है। आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी बुजुर्ग लोग हैं ना, वो कभी कभी क्या होता है कि काफी चिड़चिड़े से हो जाते हैं, तो कहते हैं कि चिढ़ता ही रहता है। तो जब आपको पता चलेगा कि जब इंसान उस एज में पहुंचता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो आपको जो है वो चीजों को समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, आप ना एक इम्पैक्ट की तरह काम करोगे। ठीक है, अभी भी सिंपैथी तो आती होगी, लेकिन वो एम्पैथी जो है ना, वो आपको तभी आती है जब आप उसका दर्द महसूस कर सको। ठीक है, वो तभी कर सकोगे जब आपको पता लगेगा अच्छा इनको इरिटेशन हो रही है तो मे बी इनके दिमाग में ये चल रहा होगा, मे बी अंदर से क्या क्या चेंजेस आ रही होंगी, ये क्या फील कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल अवेयरनेस कौन प्रोवाइड करेगा, अटल वायु अभ्युदय योजना। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। चलो जी, नेक्स्ट, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। फिर से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम कह रहे हैं कि इंडिया ने जितने भी, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, एक पेंशन, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन के लिए है, ये किस किस के लिए, बुजुर्गों के लिए, विडोड, ठीक है, जिनके हस्बैंड्स की डेथ हो गई होती है उनके लिए, और जो डिसेबल्ड है। 3 पॉइंट पूछ सकता है कि नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम जो है ये किसके लिए है, 3 लोगों के लिए है, एल्डरली लोगों के लिए है, विडोड वुमेन, विडो समझते हैं ना, और डिसेबल लोगों के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी मिनिस्ट्री ने लाई है, भाई मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, पहला किसके लिए है, 3 लोगों के लिए है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, खत्म। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके आगे अंदर आती हैं 5 सब स्कीम्स, इंपॉर्टेंट, कितनी सब स्कीम्स, 5 सब स्कीम्स। क्या क्या सी, पहली आगे इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, अभी मैं बताती हूँ आगे कि ओल्ड एज देखो सारी ना IGN वाली है, सारी नहीं, 3 है IGN वाली। ठीक है, एक ये है, एक अन्नपूर्णा है। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, IGN यानी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी नेशनल, ओ से ओल्ड एज। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल विडो पेंशन स्कीम, इंदिरा गांधी नेशनल डिसेबल्ड पेंशन स्कीम। तो आपको 3 वर्ड तो याद हो गए क्योंकि यही तो ऊपर पड़ा, एल्डरली विडोड डिसेबल, ओल्ड एज विडोड डिसेबल। तो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज विडोड डिसेबल, तो पहली 3 तो ये। चौथी कौन सी आ गई, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। ठीक है, 2 अलग से याद करिए, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। और चौथी लास्ट वाली कौन सी आ गई, अन्नपूर्णा स्कीम। अगर आप लोगों को याद होगा तो जो मेरे ऑफलाइन बच्चे देख रहे हैं, तो पॉवर्टी वाले चैप्टर में मैंने आपको अन्नपूर्णा स्कीम के बारे में बहुत सारा बताया था, है ना। बस ये अन्नपूर्णा स्कीम जो है वो
मतलब उधर भी तो यही काम कर रही है, बस इधर भी है। वो कौन सी स्कीम के अंदर है? जो उसका मेजर बड़ी स्कीम अम्ब्रेला कौन सा है? नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। फिर से सुन लो, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम 3 लोगों के लिए, बूढ़े, विधवा, डिसेबल। किसने लाई है? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में। सब स्कीम्स कितनी है? 5। इंदिरा गांधी पहली कौन सी, कहां गई? इंदिरा गांधी ओल्ड वाली, विडो वाली, डिसेबल वाली, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, एक तो ये आ गई, पेन उल्टा हो गया था, चल ही नहीं रहा था। और 5वीं कौन सी आ गई? अन्नपूर्णा स्कीम आ गई। क्लियर है? होना चाहिए। डाउट मत रखना इसमें। चलो जी, एक बार देख लेते हैं इंदिरा गांधी, बाकी वालों के बारे में एक बार थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। विडोज को सेम ही है मोस्टली, पढ़ लेना, लेकिन मैं फिर भी एमसीक्यूज ले आऊंगी ताकि रिवीजन हो जाए। इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम में क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा 60 साल या 60 साल से ऊपर के लिए। थोड़ा ऐसे याद रहेगा, थोड़ा फनी है क्योंकि सेंट्रल असिस्टेंस इतना ज्यादा है कि महल बन जाएंगे उनके। सुनते हैं क्या है। कह रहे हैं कि 200 रुपया दिया जाएगा पर महीना। किसको? वो सारे एज ग्रुप जो 60 से 79 ईयर्स में है। और 500 रुपया दिया जाएगा किसको? जो 80 से अबव है। 60 से 79 जो पीपल है, 200 रुपया। 80 से ऊपर वालों को कितना दिया जाएगा? 500 रुपया। काफी बड़ा अमाउंट। चलो, वशिष्ठ पेंशन बीमा योजना, ये समझ में आ गया? बाकी वाले एक बार खुद से देख लेना, मैं एमसीक्यूज में भी ले आऊंगी। वशिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्कीम इज रन बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई क्या? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, बीमा है ना, बीमा वाली फाइनेंस मोस्टली होती है। कब आई थी? पहले लॉन्च की गई थी 2003 में, उसके बाद रीलॉन्च की गई 2014 में। पहला जो मतलब पहले लॉन्च की गई 2003 में, उसके बाद जो दोबारा लॉन्च की गई वो कब की गई? 2014 में। बोथ आर सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन इंटेंडेड टू गिव एन एश्योर्ड मिनिमम पेंशन ऑन अ गारंटी मिनिमम रिटर्न ऑन द सब्सक्रिप्शन अमाउंट। ठीक है, 3-4 चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। मतलब एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए, जिसमें उनको एक मिनिमम पेंशन देने की गारंटी दी जाती है। और जितने भी उनके सब्सक्रिप्शन है उन पे एक मिनिमम अमाउंट का वो गारंटी मतलब रिटर्न भी देते हैं। जैसे आपने वो सब्सिडीज वाली चीजें सुनी होंगी ना, बस उसमें ही है। फिर से सुन लो, वशिष्ठ पेंशन बीमा योजना। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पूछ सकता है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले लॉन्च की गई थी 2003 में और सेकेंड टाइम पे लॉन्च की गई 2014 में। क्लियर है? चलो अगले चलते हैं। प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। फिर से सुनो, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। ठीक है, पीएमवीवीवाई। सीधे तो पहले तो फुल फॉर्म ही पूछ सकता है कि इन पीएमवीवीवाई वी स्टैंड फॉर और दिस वी स्टैंड फॉर। ठीक है, तो व्यय वंदना। ठीक है, समझ में आ गया? इनिशियली एश्योर्ड 7.40% पर एनम 20 per annum will be provided and therefore reset every year in line with the senior citizen saving schemes। सुनो, अभी एक बार समझाती हूँ मैं। अच्छा, इसमें क्या होगा? एक जब भी कभी आपका एक फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं उनको एक मिनिमम रेट जो है वो एक फिक्स्ड किया जाएगा कि इतना रेट ऑफ रिटर्न उनको हर चीज पे मिलेगा। मतलब उनको एक एश्योरेंस दी जाएगी। और किस स्कीम के अंदर आता है? विद द सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स की, ताकि उनका थोड़ा बहुत पैसा जो है वो सेव हो जाए। मतलब बाकी चीजों से, बाकी लोगों से उनको थोड़ी सी चीजें और ज्यादा सस्ती मिली। ठीक है, लॉन्च इन 2017 किसने की थी? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। दोबारा सुन लो, 2017 में लॉन्च हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने की थी। ठीक है, पे आउट ऑफ पेंशन टू द सीनियर सिटीजन एवरी मंथ। द स्कीम कैन बी परचेज ऑफलाइन एंड ऑनलाइन थ्रू अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, लेकिन ये परचेज करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा सा उनको जैसा आप वो आरडी और एफडी करवाते हो ना, बस उसमें एक इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, बस इसमें भी आपको वैसा ही कुछ होगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? मिनिमम एंट्री एज है 60 ईयर्स। ठीक है, 60 साल तो होने ही चाहिए और मैक्सिमम की कोई एज नहीं है। ठीक है, फिर से सुन लो, मिनिमम मतलब वही 60 साल से ऊपर वाला कोई भी करवा सकता है। 60 साल आपकी मिनिमम एज जो है वो होनी चाहिए। कंपोनेंट क्या है? 15 लाख रुपए की, आप 15 लाख तक आप इन्वेस्ट करवा सकते हो इस स्कीम के अंदर। ठीक है, 10 साल का एक टेन्योर पास किया जाता है कि 10 साल के बाद आपको उसका फिर वो रिटर्न मतलब इंटरेस्ट के साथ उसका आना शुरू हो जाता है। सीनियर सिटीजन अपनी पेंशन जो है कैन ड्रॉ मिनिमम पेंशन ऑफ 1000 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड ऑन द स्कीम। ठीक है, और मैक्सिमम पेंशन 10,000 इसमें से निकलवा सकते हैं। पेंशन जो है वो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, जैसे वो चाहें वो मतलब
करवा सकते हैं। आधार हैज बीन, आधार कार्ड भाई होना ही होना चाहिए। अगर आप प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का लाभ उठाना चाहते हो तो यू मस्ट हैव योर आधार कार्ड, क्योंकि उसके बेसिस पर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक मतलब आपको इसमें एक बीमा, मतलब एक पॉलिसी टाइप करवानी होती है। उसके बाद क्या होता है कि आपको वो हर महीने जो है आप उसमें से पैसा निकाल सकते हो 7.540 के इंटरेस्ट रेट के साथ भी। ठीक है, चलो अगला है हमारे पास संपन्न। संपन्न क्या है? सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन। अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन, फिर से सुन लो, संपन्न इंपॉर्टेंट है। सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन कब लॉन्च हुई थी? 2018 में लॉन्च हुई थी। जो पूछ सकता है कि ये वाली स्कीम कब लॉन्च हुई थी भाई? 2018 में लॉन्च हुई थी। सीमलेस ऑनलाइन पेंशन प्रोसेसिंग, ऑनलाइन पेंशन की प्रोसेसिंग किया जाएगा, पेमेंट सिस्टम होगा, डिपार्टमेंट फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन पेंशनर्स। ठीक है, इट प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट ऑफ पेंशन इनटू अ बैंक अकाउंट, मतलब बार बार आपको आना नहीं पड़ेगा, सीधे डायरेक्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। It is an ambitious project being implemented by the Ministry of Communication. This is an important point. Which ministry has implemented this program? जैसे that is Ministry of Communication. ठीक है, अब देखो बार बार क्या होता है कि पेंशन लेने के लिए बार बार बंदे को आना पड़ता है, तो इससे क्या होगा कि एक इजी तरीके से पेंशन वाले जितने भी केसेस हैं आप उनको सेटल कर सकोगे। ठीक है, अकाउंटिंग की थोड़ी सी इजी हो जाएगा। Close to voluntary retirement scheme, not so important. It is a system with a flexible design which enables into accommodate ever expenditure expanding requirements। भाई यही है, सुन लो। अभी ये पार्ट 1 था, और भी इसकी 2-4 स्कीम है, वो मैं पार्ट 2 में ले आऊंगी, लेकिन जो शाम वाली वीडियो है वो पार्ट 1 के एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली ही आएगी, मतलब इसके एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली आएगी। तो एक काम करना, ये जितनी भी स्कीम्स हैं इनको एक बारी अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि इसके ऊपर एमसीक्यूज कैसे बन सकते हैं। पीडीएफ इसके आपको मिल जाएगी, मैं एक लिंक भी यहाँ पे जनरेट कर दूंगी, जहां से आप पीडीएफ जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आ ही गया होगा। उसके बाद साथ में आप हमारे ऑफलाइन बैचेस भी एनरोल कर सकते हो, जो स्टार्ट हो गए हैं। एंड दिस सैटरडे जो मैंने स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाई थी उसका भी ऑफलाइन टेस्ट है। वो ऑफलाइन टेस्ट कोई भी आकर इंस्टीट्यूट में दे सकता है, लेकिन रजिस्टर पहले करवा देना, मतलब फ्री है वो रजिस्टर भी। जस्ट यू हैव टू कॉल कि भाई हम आ रहे हैं, ताकि हमें भी पता हो कि कितनी जेरोक्स कॉपी हम लोगों को निकालनी है। ऑफलाइन टेस्ट होगा तो आप लोग उसके लिए हमारे ऑफिस के नंबर पे कॉल कर सकते हो, जिससे आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी, आई होप ये समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो प्लीज एक बार कमेंट सेक्शन में जाके अच्छे से लिख देना, अच्छे से कमेंट्स दे देना, ताकि मैं जल्दी से आपके लिए और भी वीडियोस जो है वो लेकर आ जाऊं। थैंक यू सो मच, बाय गाइस, टेक केयर।